लंबे हाथ वाली ननंद की छठ घाट सजावट। अरे नहीं नहीं, आप आगे मत झांकिए, आप गिर जाएंगे। मैं अभी माँ जी को आवाज लगाती हूँ। माँ जी, कहाँ हैं आप? क्या हुआ बहू? हेमंत जी को प्यास लग रही है, उन्हें उनका पानी का गिलास दे दीजिए। हेमंत बेटा उठ, मैं तुझे पानी पिला देती हूँ। मुझे माफ कर देना माँ, मेरे अंधेपन की वजह से आपको कितनी परेशानी होती है। हाँ माँ, जिस उम्र में हमें आपकी सेवा करनी चाहिए उस उम्र में आप हमारी सेवा कर रही हैं। लक्ष्मी अपने अंधे बेटे हेमंत, अपाहिज बहू आभा और बेटी काजल के साथ रहती थी। हेमंत के अंधेपन की वजह से हेमंत कुछ काम नहीं कर सकता था, जिसके चलते काजल अपने घर का खर्च चलाने के लिए लोगों के घरों में नौकरानी का काम करती थी। काजल बेटा, तू आ गई? आज तो तुझे आने में देर हो गई है। क्या करूँ माँ, आज काम ज्यादा था इसीलिए। भाई भाभी ने खाना खाया? हाँ बेटा, मैंने पहले ही उन्हें खाना दे दिया था। मुझे तो तुझ पर गर्व होता है बेटी। तू बेटी होते हुए भी तूने बेटे होने का फर्ज निभाया है। अगर तू ना होती तो ये घर कैसे चलता? कुछ दिनों में छठ पूजा आने वाली है और हाथ में एक पैसा भी नहीं है। ना जाने हम छठ पूजा कैसे मनाएंगे। आप लोग मेरे लिए सब कुछ हो। अगर मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? आप देखना, छठी मैया की कृपा हम पर जल्दी होगी और हमारी सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। लक्ष्मी और काजल आपस में बात कर रही होती हैं कि तभी उनकी ये सारी बातें दूर चुपके से आभा सुन लेती है। हे छठी मैया, ये हमें कैसा दिन दिखा रही है? शादी की उम्र में मेरी ननंद घर का खर्चा उठा रही है। मैं अपाहिज काम करना तो दूर, चलने में भी लायक नहीं हूँ और मेरे पति बिल्कुल मेरी तरह ही। छठी मैया, अपनी कृपा हम पर बरसाना। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और छठ पूजा का दिन करीब आ रहा होता है। घर में कोई है क्या? मैं छठ घाट के पंडाल से आया हूँ। छठ घाट के पंडाल के लिए पैसे दे दीजिए। हमें माफ कर दीजिएगा, हम इस बार पैसे देने में सक्षम नहीं हैं। हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कंजूस से कंजूस लोग देखे हैं, लेकिन तुम जैसा नहीं देखा। छठी मैया के पंडाल के लिए भी तुम लोग जेब से एक पैसा नहीं निकाल सकते। तुम जैसे लोगों को तो छठ मैया का व्रत और उनके घाट पर आने की अनुमति भी नहीं देनी चाहिए। अगर तुम लोग मुझे छठी मैया के घाट के आसपास भी नजर आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो भाइयों, न जाने कैसे कैसे घर में आ गए। पंडाल वाले की बात सुन काजल अपना दुख अपने मन के अंदर नहीं रख पाती और चुपके से घाट पर चली जाती है और वहां बने एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। हे छठी मैया, मैं सच्चे मन श्रद्धा से तेरे लिए व्रत रखना चाहती हूँ, लेकिन ये लोग तो मुझे छठ पूजा के लिए घाट पर आने ही नहीं देंगे। छठ मैया, तूने सबकी मनोकामनाएं पूरी की है। मेरी अपाहिज भाभी को फिर से जला दे और मेरे अंधे भाई की आंखों की रोशनी वापस लौटा दे छठी मैया। काजल इतना बोल ही रही थी कि तभी अचानक वहां एक बूढ़ी औरत आती है। अरे बिटिया, तुम यहाँ इस पेड़ के नीचे बैठकर क्या कर रही हो? तुम्हारी आंख में ये आंसू कैसे? बूढ़ी औरत के पूछने पर काजल उसे सब बता देती है। तुम्हारे दिल में छठी मैया के लिए जितनी श्रद्धा है, उस श्रद्धा की वजह से तुम्हें ये व्रत रखने से कोई नहीं रोक सकता। तुम अपनी इसी श्रद्धा से छठ पूजा के सारे पंडाल को तुम सजाओ, फिर देखना छठी मैया कैसे तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। सच में अम्मा? हाँ बेटिया, ये लो, ये माता के चरणों में चढ़ा हुआ सिंदूर है। इसे अपने हाथों पर लगाकर ही इस पूरे पंडाल को अपने हाथों से सजाना। बूढ़ी औरत काजल को सिंदूर देती है और वहां से चली जाती है, जिसके बाद काजल बहुत सारे फूलों और पत्तियों को तोड़कर इकट्ठा करती है और अगले दिन ही घाट पर आ जाती है। पंडाल वाले भैया, कल मेरे पास सच में आपको देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन मैं ये सारा पंडाल अपने हाथों से सजाना चाहती हूँ ताकि इसके बदले आप मुझे इस घाट पर आने दें और मैं छठी मैया का व्रत पूरा कर सकूं। सही तो कह रही है ये, वरना पंडाल को सजाने के लिए मुझे अपनी ही जेब से पैसे देने होंगे। ठीक है, तो तुम पंडाल को अपने हाथों से सजा देना। आपका धन्यवाद। इन फूलों से इस सारे पंडाल को मैं अपने हाथों से सजाऊंगी। लेकिन एक मिनट, उस बूढ़ी अम्मा ने मुझे ये सिंदूर दिया था, कहा था इस सिंदूर को लगाने के बाद ही मैं इस पंडाल को सजाना शुरू करूं। काजल जैसे ही सिंदूर को अपने हाथों पर लगाती है तो देखते ही देखते काजल के हाथ किसी रस्सी की तरह लंबे हो जाते हैं।
हे छठी मैया, ये क्या? इस सिंदूर को लगाते ही मेरे हाथ तो लंबे हो गए। वो बूढ़ी अम्मा कोई साधारण इंसान नहीं थी, उनके ही चमत्कार से मेरे लंबे हाथ हो पाए हैं। लेकिन मैं अब इन लंबे हाथों का क्या करूं? अरे हाँ, मैं इन लंबे हाथों की मदद से इस पंडाल को और आसानी से सजा सकती हूँ। काजल बहुत खुश होती है और अपने लंबे हाथों की मदद से पूरे पंडाल को सजा देती है। जिसके बाद काजल घर जाती है और छठ पूजा की तैयारी करती है। अगले दिन होते ही काजल जैसे ही घाट के अंदर जाने लगती है। वहीं रुक जा, इस घाट के अंदर नहीं जा सकती। यहाँ पर सिर्फ वीआईपी लोग ही छठ पूजा के लिए आ सकते हैं, ना कि तुम जैसे गरीब। ये क्या कह रहे हैं आप? आपने तो कल कहा था कि अगर मैं इस पंडाल को सजाऊंगी तो आप मुझे और मेरे परिवार को यहाँ पूजा करने देंगे। मैं क्या कोई राजा हरिश्चंद्र हूँ जो बोलूंगा वो सच ही बोलूंगा? कहा ना एक बार, चली जा यहाँ से वरना धक्का देकर निकालूंगा। विक्रांत की बात सुन काजल रोते हुए अपने घर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ पंडाल तो काफी सुंदर है, इससे सुंदर पंडाल तो मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत अच्छी तरीके से पंडाल सजाया है, अगली बार भी आप ऐसे ही सजाना। हम आपको इसके लिए और ज्यादा पैसे देंगे। और इतनी दूर दूर तक सजाया है कि घाट का कोना कोना इतना सुंदर लग रहा है। अब मैं क्या करूं? उस लड़की को तो मैंने यहाँ से भगा दिया। ये पंडाल तो उसने ही सजाया था। अगर वो लड़की वापस नहीं आई तो मेरे पैसे तो चले जाएंगे। एक काम करता हूँ, उसके पास जाकर दोबारा उसे बुला लेता हूँ। विक्रांत जल्दी से काजल के घर पर जाता है। आप यहाँ? मैंने आप लोगों के साथ जो किया वो बहुत गलत था और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसलिए आप लोग पंडाल में आकर छठ पूजा कर सकते हैं। और जिस तरह से इस बार आपने पंडाल को सजाया था उसके लिए मैं आपको पैसे भी देना चाहूंगा। अब से हर साल आप ही ये पंडाल सजाओगी। काजल बहुत खुश होती है क्योंकि अब उसे और उसके परिवार वालों को छठ पूजा करने का मौका जो मिल गया था। लेकिन काजल नहीं जानती थी कि उस पंडाल वाले के दिल में अभी भी खोट है। काश मैं भी तुम लोगों के साथ छठ पूजा के लिए घाट पर चल पाती, लेकिन भगवान ने तो मुझे इस काबिल ही नहीं छोड़ा। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप हमारे साथ छठ पूजा के लिए जरूर चलेंगी। इतना कहकर काजल अपने घर में रखे एक बड़े से पटरे को उठाती है, जिससे वो अपनी अपाहिज भाभी को बिठाकर उस पटरे के आगे की तरफ रस्सी बांधकर खींचती हुई नदी के घाट की तरफ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी अपने अंधे बेटे का हाथ पकड़कर घाट की तरफ आती है। छठी मैया, अपना उपकार मेरे परिवार पर कर। मैंने अपना छठ पूजा का व्रत पूरा किया। अब आपको अपना चमत्कार दिखाना है ताकि मेरे भैया भाभी सुखी से अपना जीवन जी सके। काजल इतना बोल ही रही होती है कि तभी नदी के अंदर से छठी मैया प्रकट होती हैं। काजल, मेरी बच्ची, अपनी आंखें खोलो। तुमने इतनी परेशानियों का सामना करके मेरा ये व्रत रखा तो मैं कैसे प्रकट नहीं होती। मैं तुम्हें तुम्हारी श्रद्धा का फल देती हूँ। तुम्हारे भाई की आंखों की रोशनी वापस लौट आएगी और तुम्हारी अपाहिज भाभी दोबारा चलने लगेगी। यही मेरा वरदान है। छठी मैया के कहते ही अब आभा अपने पैरों पर खड़ी होती है और हेमंत को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। फिर छठी मैया वापस से नदी में समा जाती हैं। जय हो छठ मैया की। तभी अचानक से नदी में एक तेज बहाव आता है, जिसकी वजह से विक्रांत डूबने लग जाता है और वो काफी दूर पहुंच जाता है। फिर काजल अपने लंबे हाथ करके उसे बचाती है और नदी के बाहर लेकर आ जाती है। विक्रांत भाई, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? हाँ काजल, मैं ठीक हूँ और शुक्रिया तुम्हारा जो तुमने मेरी जान बचाई। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? तुम्हारे इतने लंबे हाथ कैसे हो गए? ये सारा चमत्कार उस बूढ़ी अम्मा की वजह से हुआ है। उन्होंने मुझे माता रानी के चरणों में चढ़ा हुआ सिंदूर दिया था, जिसे लगाकर मैंने आज अपना छठ व्रत पूरा किया है। लगता है वो बूढ़ी अम्मा कोई और नहीं, मेरी छठी मैया ही थी। और विक्रांत, तुम्हें अपने इस लालचपन की सजा मिल गई है। कम से कम अब तो सुधर जाओ और अपना ये पैसों का लालच छोड़ दो। मुझे माफ कर दो काजल, अब मुझे अकल आ गई है। मैंने ये सब लालच की वजह से ही किया था, जिसकी सजा मुझे छठी मैया ने दी। इसके बाद विक्रांत और पंडाल के सभी लोग छठी माता का जयकारा लगाते हैं और काजल और उसके घर के हालात भी अब सुधर जाते हैं और काजल का पूरा परिवार सुखी सुखी रहने लग जाता है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो तू पैदा हुई। आज भी तेरी वजह से रिश्ते वाले तेरे मुंह पर तुझसे शादी करने से मना करके चले गए। भैया, इसमें मेरी क्या गलती? अगर मैं उन लोगों को पसंद नहीं आई तो मेरा रंग सांवला है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सब तेरी ही गलती है मनहूस कहीं की। अब तो मेरे पास बस एक ही रास्ता रह गया है। इसकी उम्र और इसके रंग को देखकर कोई अमीर रिश्ता इसके लिए कभी भी हाँ नहीं करेगा।
इसलिए अब मुझे इसके लिए कोई गरीब लड़का ढूंढ कर ही इसकी शादी करवानी होगी, वरना ये जिंदगी भर हमारे सिर पर बोझ बनकर रहेगी। मोनिका, मोहित और कविता तीनों ही भाई बहन थे, जिसमें मोहित मोनिका और कविता का बड़ा भाई होता है। जहां मोनिका दिखने में काफी खूबसूरत होती है, वहीं कविता दिखने में सांवली होती है। कविता के सांवले रंग की वजह से उसका कहीं पर भी रिश्ता नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते उसकी दिन पर दिन उम्र बढ़ती ही जा रही थी। इसी बात से परेशान होकर मोहित और मोनिका कविता की शादी गरीब सुशील से करवा देते हैं और वहीं मोनिका की शादी एक अमीर परिवार में हो जाती है। कविता, तुम्हें भी लगता होगा ना कि तुम्हारी शादी किस गरीब परिवार में हो गई। यहाँ ना तो तुम्हें अच्छा अच्छा खाना मिलता है और ना ही जीने को एक अच्छी जिंदगी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं भले ही अमीर परिवार में पैदा हुई हूँ, लेकिन मेरे सांवले रंग की वजह से मुझे कभी भी भाई और बहन का प्यार नहीं मिला। मेरे पैदा होने के कुछ साल बाद माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिस कारण से मुझे माता पिता का भी प्यार नहीं मिला। लेकिन शादी के बाद मुझे सारा प्यार आपसे मिला है। मेरे लिए ये छोटा सा घर भी किसी महल से कम नहीं है। कविता की बातें सुनकर सुशील कविता को गले से लगा लेता है और ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। शादी के बाद मोहित अक्सर अपनी बहन मोनिका से मिलने उसके ससुराल जाया करता था, लेकिन कभी भी एक नजर अपनी दूसरी बहन कविता पर नहीं डालता था। वाह भैया, आप तो बहुत सुंदर नेकलेस लेकर आए हो मेरे लिए, और ये ड्रेस भी कितनी सुंदर है। सच में आप वर्ल्ड के सबसे अच्छे भाई हो जो मेरा इतना ख्याल रखते हो। वो तो रखना पड़ेगा ना, मेरी बहन इतनी प्यारी और सुंदर जो है, और एक वो है, उसका तो नाम लेने का भी मन नहीं करता, मनहूस कहीं की। मैं तो बहुत खुश हूं कि वो हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। मैं तो अब जिंदगी में कभी भी उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करूंगा। सही कहा भैया, मैं भी कभी उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। जहां मोहित और मोनिका अपनी बहन कविता के बारे में ऐसे ऐसे कठोर शब्द बोल रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ, क्या हुआ कविता, तुम मुझे कई दिनों से उदास लग रही हो। क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? मुझे मेरे भैया की बहुत याद आ रही है। मेरी शादी को इतना समय हो गया है, लेकिन भैया मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए। क्या मैं उन्हें याद नहीं आती हूँ? ऐसा नहीं है कविता, तुम जानती हो ना तुम्हारे भाई का कितना बड़ा बिजनेस है। इतने बड़े बिजनेस को संभालने वाले के पास टाइम कहाँ होता है। तुम फिक्र मत करो, कुछ दिनों में भाई दूज आने वाला है और मुझे यकीन है कि तुम्हारा भाई दूज के दिन तुमसे मिलने जरूर आएगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, भाई दूज आने वाला है। मैं उस दिन भैया का मनपसंद का सारा खाना बनाऊंगी। कविता भाई दूज के आने की खुशी में अपने सारे दुख दर्द भूल जाती है और बस भाई दूज पर अपने भाई से मिलने की राह ताक रही होती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और भाई दूज का त्योहार आ जाता है। अरे ये क्या कविता, तुमने तो बहुत सारे पकवान बनाए हैं, ऐसा लग रहा है कि तुम शादी का खाना बना रही हो। ये सारी चीज मेरे भैया की मनपसंद खाने की चीज है, इसलिए मैंने ये सब बना दिया। अब तो बस भैया के आने का इंतजार है। मुझे यकीन है कि भैया भी रास्ते में ही होंगे और आने वाले होंगे। कविता बेसब्री से अपने भाई का इंतजार कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ, भैया आप आ गए, क्या क्या लाए हो मेरे लिए? अरे मोनिका, कम से कम अपने भाई को पानी तो दे दो। तुम तो उनके आते ही उनसे तोहफे मांग रही हो। मेरा हक है, मेरे भाई के लिए व्रत जो रखा है। अब जल्दी से मेरे सारे तोहफे मुझे दो। आपको याद है ना कि मैंने आपसे क्या क्या मांगा था? ये लो तोहफे। ये क्या भैया, मैंने आपसे आईफोन, लैपटॉप और डायमंड नेकलेस मांगा था, लेकिन आप मेरे लिए इतना छोटा सा सोने का हार और ये साड़ियाँ ले आए। मुझे ये नहीं चाहिए। मोनिका, आजकल मेरा बिजनेस कुछ ज्यादा खास अच्छा नहीं चल रहा है। बिजनेस में लॉस पर लॉस हो रहा है। ऐसी कंडीशन में तुम्हारे लिए इतने महंगे तोहफे लेकर आना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ। लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक होगा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद की सारी चीज लेकर आऊंगा। आप एक काम करिए, आप तभी मुझसे मिलने आना जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर मोनिका अपने कमरे में चली जाती है और बेचारा मोहित निराश होकर घर आ जाता है। घर आने के बाद मोहित जैसे ही अपना लैपटॉप ऑन करता है, हे भगवान, ये क्या हो गया, मेरा तो पूरा का पूरा बिजनेस ही लॉस में चला गया। अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। अपना करोड़ों का बिजनेस डूब जाने की वजह से मोहित सदमे में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ इस बात से अनजान कविता मोहित का इंतजार कर रही होती है। कविता, कब तक ऐसे दरवाजे पर खड़ी खड़ी अपने भैया का इंतजार करोगे? अगर उन्हें आना होता तो अब तक आ जाते। हो सकता है कि उन्हें कोई जरूरी काम पड़ गया हो, इसलिए वो ना आ सके हो। लेकिन ऐसा भी क्या जरूरी काम जो भैया भाई दूज के दिन भी मुझसे मिलने नहीं आए? हम एक काम करते हैं, 4 दिन बाद मेरी छुट्टी है, उस दिन मैं और तुम तुम्हारे भैया से मिलने जाएंगे, तुम्हारे मायके। सच में हम भैया से मिलने मेरे मायके जाएंगे ना?
हाँ कविता, चलो अब खाना खा लो। कविता के लिए 4 दिन किसी 4 साल से कम नहीं होते हैं। कविता बड़े ही बेसब्री से इन 4 दिनों के गुजरने का इंतजार करती है और 4 दिनों के बाद अपने पति के साथ अपने मायके जाती है। लेकिन जैसे ही कविता अपने भाई के कमरे में जाती है तो देखती है कि उसका भाई बहुत बुरी हालत में बेड पर लेटा होता है। भैया, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? कविता, कुछ ठीक नहीं है। मेरा सारा बिजनेस डूब गया और ये सदमा मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। 4 दिनों से मैं बस बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा हूँ। भैया, आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और आपने अपनी इस बहन को बताना जरूरी नहीं समझा। माना आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझसे सारे रिश्ते नाते ही तोड़ दे। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी भैया। सुनिए जी, जल्दी से रिक्शा लेकर आइए, हम भैया को सबसे पहले हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। तुम यहीं रुको, मैं अभी जल्दी से रिक्शा लेकर आता हूँ। सुशील जल्दी से भाग कर जाता है और रिक्शा लेकर आ जाता है, जिसके बाद सुशील और कविता मोहित को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर कहता है, मैंने इस पर्ची पर कुछ दवाइयां लिख दी है। आपको ये सारी दवाइयां इन्हें टाइम पर ही देनी है, वरना इनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। तकरीबन 15,000 रुपए की आएगी दवाई। क्या? 15,000 रुपए? लेकिन इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है, अब हम क्या करेंगे? कविता, फिक्र मत करो, मैं अपने मालिक से कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ। और मैं अपने बचे कुछ गहने गिरवी रख देती हूँ, इससे हमें 15,000 रुपए तो मिल ही जाएंगे। सुशील और कविता दोनों ऐसा ही करते हैं, जिसके बाद कविता दिन रात अपने भाई की सेवा करती है और उसका ध्यान रखती है, जिसे देखकर अब मोहित को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि जो भी उसने अपनी बहन के साथ किया वो बहुत ज्यादा गलत था। कविता मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मैं हमेशा तुमसे तुम्हारे सांवले रंग की वजह से नफरत करता रहा, लेकिन तुमने मुझे हमेशा प्यार किया। मैंने जिस बहन से प्यार किया उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी की, वो मुझसे मिलने भी नहीं आई। और मैं जिससे नफरत करता रहा उसी ने आज मेरा बुरे वक्त में इतना साथ दिया। अगर तुम और सुशील ना होते तो मैं अब तक मर चुका होता। भैया, ऐसा मत बोलिए, आपको मेरी भी उम्र लग जाए, मुझे मेरे भाई का प्यार मिल गया, मेरे लिए यही काफी है। अपनी बहन की सेवा करने के चलते मोहित बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और दोबारा अपना बिजनेस संभालने लगता है। वहीं अब कविता को भी अपने भाई का प्यार मिल जाता है, जिससे उसकी जिंदगी के सारे दुख दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं।